नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी बिहार की खास पेशकश बिहार बयान। एक नई समय में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम बिहार बयान हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश होती है एक ऐसे विशेष मेहमान से आपको मिलवाने की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खास किया है। एक ऐसे शख्सियत से आपको हम मिलवाने की कोशिश करते हैं, उनकी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, उनकी पर्सनालिटी से आप कुछ समझ सके और साथ ही प्रेरणा आपको मिल सके कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी की संघर्षों से आगे बढ़ते हुए निरंतर सफल होने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे बीच है विशेष मेहमान के तौर पर संजीव कुमार पांडे जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन बिहार के कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप सभी को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें सर्वप्रथम प्रणाम, सलाम, प्यार करता हूं। जी, सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। संजीव जी, आपके विषय में मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप संगीतकार है, गीतकार है, अपने गानों को लिखते हैं, अपने द्वारा लिखे गए गीतों को गाते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले मैं चाहूँगी कि आपने जो गीत लिखा है जी, उसकी चंद लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जी, तो हमें बेहद खुशी होगी। हाँ, हमारी किताब का भी नाम है बिहार वंदना। जी। और गीत को गाने से पहले मैं नालंदा जिला के भूतपूर्व जिलाधिकारी डीएम साहब संजय कुमार अग्रवाल साहब का नाम लेना चाहूँगा। जहाँ भी होंगे भगवान उन्हें खुश रखे, उन्हें चरण स्पर्श, क्योंकि उनके प्रेरणा से जब मैं लिखने और गाने का एक शो था, जैसे इंडियन आइडल आता है कई, तो शो में मैं 5 लाख रुपया जीता था। तो जीतने के बाद पहली दफ़ा वो डीएम साहब पता नहीं कहाँ से पता लगाए, महा जीनियस संजय कुमार अग्रवाल साहब, उन्होंने मुझे मुंबई फ़ोन किया कि मैं नालंदा जिला का जिलाधिकारी। बहुत मैं चौंक गया, कह रही हम मुंबई से लगभग 10-12 साल हो गया होगा मुंबई यहाँ छोड़े हुए, और डीएम का फ़ोन आया। तो मैं बोला, सर बताइए आदेश। तो बोले कि आपने स्टार 1 पे जीता है लिखने और गाने में, तो मैं सोचता हूँ कि आप आके नालंदा बिहार में सुनाएं। तो इस सारी गीत का प्रेरणा नालंदा के जिलाधिकारी भूतपूर्व श्री संजय कुमार अग्रवाल साहब और वहाँ के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, जिन्होंने मुंबई मुझे गाते हुए देखा था। जी, चाहूँगी कि चंद लाइनें आप जी, सुनाएं जी। हमारे दर्शकों को। हाँ, तो है कि बिहार के बहार से महके सारा जमाना, झूम झूम कर गाऊं मैं यही तराना। जय जयकार, जय जयकार, बिहार राज्य का हो जय जयकार। मेरी आँखों में नालंदा, मेरी सांसों में बिहार, अब हर घर में मैं देखूं एक नई बहार। मुंबई में भी रहकर मैं छेड़ूं यही तराना, झूम झूम कर गाऊं मैं यही तराना। जय जयकार, जय जयकार, बिहार बिहान का हो जय जयकार। क्या बात है, बहुत खूब। आपने बिहार के साथ बिहार बिहान का भी नाम जोड़ा और हमारे बिहार बिहान को भी ढेर सारा आशीष दिया अपने गानों के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, ऐसे तो सफ़र लंबा होता है। जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाने की कोशिश में निरंतर जब प्रयासरत रहते हैं, तो सफ़र तो लंबा होता है। जानना चाहूँगी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, किस्मत वाला हूँ कि मुझे भगवान समान माता पिता मिले, श्री विद्यासागर पांडे जी और मेरी माँ स्वरूप देवी, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी कभी पेंशन नहीं लिया। उन्होंने बोलते थे कि बेटा अगर मैं पेंशन लूँगा, मैं ऐसी रेल में चलूँगा, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब का क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस का क्या होगा, उनका मैं बेटा हूँ। वो बचपन से भजन वगैरह गाते थे मंदिर में। मैं बहुत ही छोटे घर का हूँ। मैं जिसे गरीब बोलता है, मैं खुद को कभी गरीब नहीं माना, क्योंकि चाणक्य लिखे हैं कि अपने आप को धरती का सबसे बहुमूल्य आदमी समझना चाहिए। और मेरे बाबूजी खेती गृहस्थी करके पूजा पाठ करा के बढ़िया पढ़ाए, और मैं ग्रेजुएट किया ही पटना से, साइकिल से जाता था, और उनका मैं बेटा हूँ। तो लेकिन ऐसा करते करते फिर पटना आया, और यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगा श्री राजकुमार नाहर साहब का,
जिन्होंने सर्वप्रथम युवानी में मुझे हमारी बातें बोलने का, कविता कहने का मौका दिया। और उस वक़्त एक आर्यावर्त पेपर हुआ करता था, उसके अब दुनिया में नहीं रहे मार्केंड प्रवासी, उनको मैं गुरु मानता हूँ। मेरी कविताएं छापते थे, अपना राज बता दो चंदा तू क्यों चलता रहता है। फिर कुछ दोस्त बोला कि यार इतना सुंदर लिखते हो, इतनी सुंदर आवाज़ है, जी 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 मुंबई जाओ, बड़ा सफ़र। जी और कुछ अवार्ड मैंने जीता। रफ़ी साहब के नाम से मुझे यहाँ ऑर्केस्ट्रा था, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से मुझे अवार्ड मिला। जी। कौन सा गीत आपने सबसे पहले लिखा था जो आपके जहन में हो, आपको लगा कि ये गीत मैंने लिखा है और इस गाने से मैं पॉपुलर हो गया? पॉपुलर तो मुझे यहाँ बिहार का गीत लिखने से बिहार में मुझे सारे महोत्सव में बुलाने लगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं गीत लिखा था ठोकरें खाते, एक गज़ल लिखा था। ठोकरें खाते खाते खराब हो गए हम, मौसम इश्क में शराब हो गए हम, पर सर्वप्रथम। और वो मार्केंड प्रवासी छापे थे अपने पेपर, प्रथम दुनिया ज़िंदगी में। उसके बाद नाहर साहब जिनका मैं नाम लिया, उन्होंने एक कविताएं बोलने का मुझे मौका दिए थे आप बारे में। लेकिन पिताजी, तो जब मुझे मुंबई का ख्वाब आया तो मुझे ये पता नहीं था, कह रहा हूँ कि मैं ऐसे गांव में था तो लाइट हर घर में देख रहा हूँ, चकाचक बिहार है अपना। तो उस वक्त कुछ नहीं था और बहुत ही पटना आने का मुझे भाड़ा नहीं, तो मुंबई तो बहुत दूर की बात है, सत्य बात यही है। बाबूजी हाथ उठा दिए कि बेटा जो मैं करता हूँ वो तुम करो, वो तो बहुत बड़ा सफ़र है। तो इसलिए मैंने शादी कर लिया। मुझे पता लगा एक लड़की है, उनके जीजा रहते हैं मुंबई में, तो मैं मुंबई जाने के लिए उनसे शादी कर लिया। अच्छा अच्छा। और बाद में पता लगा कि मैं शायद मुझे वो नहीं जगह दे सकते हैं या कुछ उनकी मजबूरी रही होगी। तो फिर हमारे गांव में एक दलित मनोज राम, जो जिन्हें दलित जो जूता पॉलिश करते हैं, जब मुझे पता लगा कि ये मुंबई रहते हैं तो उनको मैं बोला कि मुझे मुंबई ले चलिए। तो बोले भैया आपके घर में जो गाय रहती है वहाँ हम लोग 10 लोग सोते हैं, हम कि 11 में 11 में मुझे ले चलो। उन्होंने मुझे मुंबई ले गए। एक जूता फैक्ट्री था नागपुर सर्वप्रथम, और मैं रहने लगा। लेकिन एक शेर है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मैं वहाँ सेल्समैन किया जूते में। हालांकि कुछ पेपरों में छाप दिए कि हमारे जीजा लोग मजाक भी करते हैं कि बूट पॉलिश कार क्या जितना बड़ा। आज मेरा घर वहाँ है जहाँ सारे स्टार का, वहाँ मेरा फ्लैट है, अपना ऑफिस है। जी शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का मैं पड़ोसी हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। जी। आपने चूंकि शुरुआत में आपने स्ट्रगल किया मुंबई जाने की कोशिश में, उसके बाद आपने अपने आप को संगीत और गीत के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की और संभवतः उसमें सफल भी रहे। गीतों का जिक्र यदि हम करना चाहें, जैसा कि अभी आपने बताया था बिहार पर आपने गीत लिखा था, तो मुंबई में रहकर बिहार के लिए गीत लिखना है, बिहार के लिए गानों का चयन करना है, ये कैसे ख्याल आपके मन में आया? मैं कहा तो अभी कि डीएम साहब मुझे बुलाए यहाँ, संजय कुमार अग्रवाल साहब, तो वहाँ रफ़ी साहब का गाना गा रहे थे। तो फिर मुझे मन में आया कि कहावत है हमारे मगही में कि हसुआ के विवाह में खुरपी के गीत। मैं बोलता हूँ अरे यहाँ बिहार महोत्सव में लोग आ रहे हैं, नालंदा महोत्सव में आ रहे हैं, अगर गाना गा रहे हैं फिल्मी, तो मेरे दिमाग में बात आया। तो और अग्रवाल साहब भी मुझे बोले कि यार कुछ यहाँ के लिए लिखो ना। तो फिर मैंने बिहार वंदना ही लिख दिया। बहुत सारे जैसे गीत है, मैं अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे, दर दर भटकने का रहा ना सवाल रे, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे, जय जय बिहार बोले रे भैया, जय जय बिहार बोले रे। इसमें एक अंतरा है। इंदिवर साहब महान गीतकार थे, उनका चरण का धूल समान मैं नहीं हूँ, सार्वजनिक बोलता हूँ। उन्होंने लिखा था जब जीरो दिया मेरे भारत ने, और वो जीरो कहाँ, आर्यभट्ट हमारे बिहार के हैं। देखिए आर्यभट्ट साहब, तो मैंने लिखा 0.5 हमें बिहार से मिला है, गणित में देखो कैसा कैसा गुल खिला है, बड़े बड़े युग पुरुष किए हैं कमाल रे, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई नेता नहीं, सीधे सीधे मैं बिहार के महापुरुषों का जिक्र किया हूँ। इसमें सारे महापुरुष नजर आएंगे, हमारे भिखारी ठाकुर, फणिश्वा नाथ रेणु साहब, मैथिली शरण गुप्त, सारे मैं उनको, राजनीति से मैं दूर अपनी किताब को रखा हूँ। जी।
चूँकि आपने अभी बताया कि किस तरीके से बिहार वंदना आपने लिखी है। हाँ। अच्छा, जब आप बिहार से हैं, बिहार की तारीफ में आपने गीत लिखे हैं, बिहार की संस्कृति पे गीत लिखे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में है कि हिंदी में क्यों? बिहार की यदि हम लोकल भाषा की बात करें तो क्या भोजपुरी, मगही, बज्जी का जो हमारे यहाँ की भाषा आदि है वो क्यों छूट गई आपसे? हाँ, ये मैं, क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुंबई गया ना तो यहाँ मैं मार्कंड प्रवासी मुझे पत्रकारिता सिखाए थे, तो वहाँ श्री बाला साहब ठाकरे जी का पेपर है सामना, तो मैं हिंदी से जुड़ता रहा। मुझे हिंदी का वहाँ कभी अवार्ड भी मिला हिंदी से, कभी भोजपुरी, और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं भोजपुरी में आज तक कुछ न कर सका। कुछ दोस्त लोग भी बोलते हैं, हालांकि रफ़ी साहब का बहुत बढ़िया गाना है, पूर्वा के देशवा से आयो रे संदेशवा के चलू अब देशवा की ओर। लेकिन उस वक़्त का भोजपुरी और आज की भोजपुरी में बहुत फ़र्क है। मुझे सफलता नहीं संतोष चाहिए, सफलता नहीं सम्मान चाहिए। मुझे 4 लोग जाने मगर अच्छे नाम से जाने, ऐसा नहीं कि स्टेज पे टमाटर ये भी। अभी मैं बाबापुरी आया था और लोगों ने इतना प्यार दिए, इतना सम्मान दिए हमारे इन गानों को कि वो मेरे लिए फिल्म फेयर ऑस्कर अवार्ड लगा। इतने मैसेज आते हैं हमारे दोस्तों का जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। तो मैं उस सभ्यता, मैं भोजपुरी को खराब नहीं कहता तो मेरी बदकिस्मती रही, मगही भोजपुरी नहीं कर सकी, क्योंकि मैं वहाँ सामना, मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक पेपर, अभी भी वहाँ के कार्यकारी संपादक है अनिल तिवारी, अभी मैं उनसे जुड़ा हूँ। मैं मेरे हर हफ्ता उसमें कविताएं छपती हैं, हर सप्ताह। तो भोजपुरी से मिलने का मौका न मिला और इसे मैं अपनी बदकिस्मती मानूंगा। आगे समय में कुछ अच्छा रहा तो ज़रूर लिखूंगा, ज़रूर गाऊंगा। जी, आपने जो कि किताबें लिखी हैं, बिहार के मुद्दे पे लिखते हैं, बिहार के विषय पे लिखते हैं, किन किन मुद्दों पर आप लिखना पसंद करते हैं? चूँकि आप गीत भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, लिखने के पहले क्या कुछ सोचते हैं कि हाँ, मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या कुछ ख़ास होना चाहिए जिससे लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, लोग समझ पाएँ इसको, इस गाने से, इस कविता से कुछ सीख पाएँ? अभी मैं एक भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा हूँ, जिससे संदेश लोगों के बीच में जाएगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा, लोगों समाज का एक बहुत बड़ा तकलीफ है। तो अभी लेटेस्ट ये भ्रष्टाचार का कविता छपा है हमारा, ये बहुत बड़ा पेपर है महाराष्ट्र का। इसे संदेश जाएगा कि भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, हर घर में अलख जगाना है, भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। नहीं डरेंगे, नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे हम, अंग्रेजों को मार भगाया तुझ में क्या है क्या दम, देश के सब गद्दारों को मिट्टी में मिलाना है, भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। तो मैं जो गाता हूँ इसे संदेश है कि हम अंग्रेज को तो भगा दिए, लेकिन आज भ्रष्टाचार से देखिए कितना पीड़ित है लोग। आप ट्रेन के टिकट ब्लैक, हवाई जहाज का हम आ रहे थे तो अचानक यहाँ से फोन आया जिस टिकट का 8,000 18,000 में आए, उसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, बीच के लोगों के बीच में पैसा गया। तो इस पर मैं लिखा और मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे भी समाज का आईना होता है कलम, कलम के कारीगर जो लोगों को संदेश दे। देश को आज़ादी दिलाने में पत्रकारों को, कवियों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मैथिली शरण गुप्त साहब बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, चरण स्पर्श जो इस धरती के हैं। तो मैं जब भी कलम उठाता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारे शब्दों से समाज को कुछ मिले। स्ट्रगल होता है, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। चूँकि आपने बिहार में बताया कि किस तरीके से आप रहते थे, किस तरीके से आपका पारिवारिक माहौल था, आपके परिवार ने आपको बहुत सपोर्ट किया। चूँकि आज के समय में आपने बहुत बड़ी बात कही, आज के बच्चे अमूमन अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन आपने ये कहा कि हमारे पिता ने कृषि का काम किया, खेती गृहस्थी की, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा दी। जी। ये अपने आप में सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यदि लोग ये सोचे कि हमारे पिता ने हमें अच्छी परवरिश दी है, हमारे माता जी ने हमें अच्छी परवरिश दी है, निसंदेह उसे हम आगे बढ़ाएंगे, अपने संस्कार में शामिल करेंगे, तो हर इंसान आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की करता चला जाएगा। एक दौर था जब आप अपने परिवार के साथ थे और दूसरा दौर आया जब आप मुंबई गए। अचानक से चेंज, माहौल चेंज, भाषा चेंज, किस तरीके से वहाँ अपने आप को स्थापित कर पाए आप? जब मैं वहाँ गया तो एक शेर जो मंत्र मुझे बाबूजी भेजे थे,
ना साथी का, न बंधु का, न दल का भरोसा, बंदा का फकत अपना बल का भरोसा, अपने बुद्धि का भरोसा। और वहाँ गए, मैं पता लगाया कि कहाँ फिल्मी दुनिया है। मैं आपको पहले बताया कि मुझे पता नहीं था मुंबई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है किधर, लेकिन कैसे कैसे वो गया मैं उन एक दोस्त के साथ में। फिर ऐसे करते 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 मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से मुलाकात हुई, जो बहुत बड़े संगीतकार है अपने माने आइकॉन कहें उन्हें। कई फिल्म फेयर अवार्ड, कई नेशनल अवार्ड, हजारों फिल्मों में संगीत दिए, पूरी दुनिया जानती है। उस जोड़ी में मुझे प्यारेलाल साहब से मुलाकात हुई। उस वक़्त एक सीरियल बन रहा था ख्वाजा गरीब नवाज, तो उनको मैं डर डर के बोला, सर मैं भी गाता हूँ और लिखता हूँ, मुझे मौका दीजिए। तो बोले कि बेटा कहाँ रहते हो? तो मैं बोला कि जूते फैक्ट्री में रहता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले कुछ काम करो। तो उस सीरियल का उन्होंने मुझे प्यारो बनाया, उससे मुझे अच्छे फायदे हुए। और उस सीरियल के सौजन्य से, और मैं भगवान से मनाता हूँ, प्यारेलाल साहब तो अभी हैं लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं हैं, उन्होंने मुझे कोरस गवाया, जहाँ सोनू निगम, अनूप जलोटा महान महान गायक थे, उसमें एक कोरस गायक, ढेर सारे गायकों में एक मैं भी था। वहाँ से मेरी भाग काम किया। सबसे बड़ा प्यार उसे, सब काम मैं करता था। सीरियल के सारे प्रोडक्शन के जितने काम, कैमरामैन को बुलाना, सारे काम म्यूजिशियन को बुलाना, उससे मैंने घर लिया। जो सबसे बड़े तोहफा मुंबई महानगरी, मुंबई धरती को मैं सत सत नमन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती मुझे आवास, सर पे छत दिया। उसके बाद फिर भी मेरे दिन उतने अच्छे नहीं बदले, इकोनॉमिकल कमज़ोर रहा, तो ससुराल से मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिला। और क्योंकि मैं अपने मन से शादी किया था, तो घर के भी लोग उतने सपोर्ट नहीं कर, भाई मेरे बड़े भाई हैं लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ससुराल के लोगों ने मुझे बुरे वक्त में इतने साथ दिए कि मैं भगवान से मनाऊंगा। जब पूछ रहे हैं कि क्या संघर्ष किए, तो इस अगले जन्म मुझे माता पिता और यही ससुराल मुझे मिले। ये मेरा संघर्ष के जिन्होंने आज न वो साथ देते तो इस मकाम पर जो मैं हूँ, मकाम तो मेरा नहीं है, इसको मैं सफलता नहीं मानता, लेकिन संतोष है, सुख है और बहुत अच्छे लोगों प्यार है। बहुत 4 लोग जानते हैं लेकिन बहुत प्यार मिलता है मुझे। जब यहाँ से कोई रेलवे का परीक्षा वगैरह देने जाते हैं तो अपने घर में मैं ठहराता हूँ, जिसको रहने का खुद जगह नहीं था। अभी गृह प्रवेश किए थे तो 50 लोग हमारे घर में ठहरे थे। सांता क्रूज में मेरा घर है, जहाँ हमारे घर के 5 किलोमीटर में सारे महान लोग रहते हैं। फिर जो फिल्म बचपन में मैं किताबों में पढ़ता था, पेपरों में पढ़ता था, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र कहाँ रहते हैं? आज खुशकिस्मती से उनका मैं पड़ोसी हूँ। जी, अच्छा लगता है जब सपनों को साकार करते हुए आप खुद आगे बढ़ते हैं। यदि आपने कुछ ठाना है और उसे पूरा करने के लिए आप खुद ही आगे बढ़ चलते हैं और एक मकाम तक पहुंचते हैं जहां पर आपको ये लगे कि मैं सफल हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, लेकिन मुझे संतोष है। संतोषम परम सुखम वाली बात जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। जी। और संतोष से बड़ा कोई धन भी नहीं होता है। चूँकि आप वहाँ पे हैं, लोगों की मदद भी करना अब आपने शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब आप मुंबई गए, वहाँ पे एक प्रतियोगिता में आप शामिल हुए। हाँ। लेखनी का प्रतियोगिता था, कोई स्टार वन पे एक प्रतियोगिता आती थी। जी। चाहूँगी कि उसके विषय में आप बताएं, चूँकि आप उसके विजेता घोषित हुए थे। हाँ, और मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता क्या है कि मैं एक रास्ते से गुजर रहा था। बांद्रा नाम की जगह है मुंबई में, जैसे यहाँ बहुत सारे फुलवारी, सिर्फ दुनियादारी, गुलजार बाग, तो इसे एक बांद्रा, सांता कुछ, अंधेरी, तो गुजरता ढेर सारे लड़कों का लाइन लगा हुआ था। मेरी माँ एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, स्वरूप देवी मेरी माँ। उनको दवा लाने के लिए उससे गुजर रहा था, तो देखा कि एक दोस्त बोला, रही यार देखो 5 लाख रुपया मिलेगा जो अच्छा गाना गाएगा। तो मैं दिमाग से निकाला रहा कि कोई काम नहीं रहा। डॉक्टर बोला कि 1 घंटे के बाद आइएगा, तो मेरे पास 1 घंटे समय था, तो मैं भी लाइन में लग गया। मैं कर्म नहीं किस्मत को मानने वाला इंसान हूँ, मैं कर्म नहीं मानता हूँ, सिर्फ किस्मत। तो जब मेरा बारी आया तो मैं ऊपर से गाना गा दिया, गोरी को दे दिया छल्ला, शहर में मच गया हल्ला, ऐसे टाइम पास करने के लिए। घर आया, कुछ दिन के बाद फ़ोन आया कि संजीव जी आप सेलेक्ट हो गए हैं। मुंबई में फिल्म सिटी में बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, जैसे आज बड़े बड़े सेट लगे होते हैं। मुंबई एक जगह है गोरेगांव ईस्ट में, फिल्म सिटी है, तो बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था। वहाँ मैं गया और मुझे ताज्जुब लगा। कुछ दिन तक प्रतियोगिता चली और मैं वो 5 लाख रुपया जीत गया। तीनों जज मुझे वोट नहीं दिए, इसलिए मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सका, क्योंकि मेरी माँ मर गई थी उस दिन। वो 26 जनवरी का दिन, मनुष्य दिन,
जो आज भी मैं उनको भगवान मानता हूँ। अपने मुंबई में मेरा जो घर है, मंदिर है, आप आए कभी आए, मैं खुलेआम निमंत्रण देता हूँ। तो वो आएंगे तो अब मेरा घर का मंदिर लगेगा। वहाँ मैं अपने माता पिताजी को फोटो रखता हूँ, उनको पूजा करता हूँ। मेरे मोबाइल के डीपी में भी वो रहते हैं। वो चले गए, सबसे ज़्यादा मुझे मानती थी। उनके लकवा पैरालिसिस मारा हुआ था, तो मैं कहता था मैया मघी भाषा में जरा मैं दे न पाऊँ, तो ऐसे करके दबाती थी। इतना प्यार था। और वो चली गई तो मैं ढंग से नहीं गा सका, जो सारे स्केल सब गड़बड़ा। तो तीनों तलत अजीज साहब हमारे जज थे, अनुपम खेर, महान महान लोग जो इंडस्ट्री के आए कौन है, तीनों वोट नहीं दिए मुझे। मैं ऐसे ही मरा हुआ था और चलो। लेकिन 16 मार्च को मैं वो दिन, मेरी माँ भगवान समान, वहाँ से आशीर्वाद और देश का और दुनिया भर के लोगों को मैं शरणमन करता हूँ कि एक प्रोग्राम में मैं गाना गा रहा था तो एंकर बोल रही थी कि अभिनेता बनना आसान है, नेता बनना आसान है, विजेता बनना कठिन है, क्योंकि कई प्रतियोगिताओं के दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है। और वो ऊपर वाला ने मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया। तो मैं ऊपर वाला और भारतवासी के साथ साथ बाहर विदेशों से भी, क्योंकि स्टार बन एक बहुत बड़ा चैनल है, उस पर मेरा वो शो था और मैं जीत गया। जीतने के बाद बताया ही पिछले बार में कि यहाँ लोग बुलाने लगे, यहाँ के जिलाधिकारी महान महान लोग। लेकिन कुछ दिन के बाद कहते ना किसी की नज़र लग, मेरी गाड़ी घोड़ा दम सेटल जिंदगी हो गई, बेल लाइफ में जीने लगा। जी, कुछ चंद लाइनें सुनाइए अपने गीतों के जो आपने लिखे हैं और आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी जान पाएं। एक गाना है, लुक्का छुपी करना कहाँ का है दस्तूर, आओ मिलजुल कर ले मुहब्बत को मंजूर। लुक्का छुपी मैंने देखा तुमने देखा, दिल हुआ दीवाना, दिल का खेल ऐसा खेलेंगे जानेगा जमाना, आज नहीं तो कल सब मानेंगे जरूर, आओ मिलजुल कर ले मुहब्बत को मंजूर। गाने के बाद चली है तो रेखा जी 2 दिसंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है इंडिया लॉकडाउन। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर जी, पूरी पूरी दुनिया 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला है। जब फिल्म के बाद चली है, गाने की बात कहें तो मैं बीजू शाह का नाम लेना चाहूँगा। जो चीज़ बड़ी है मस्त मत, कल्याण जी आनंद जी साहब के लड़का। तो उन्होंने मुझे एक रोहित कुलकर्णी करके संगीतकार हैं, उनसे मिलवाया और वहाँ मैं कोई और गाना बना रहा था। उसी वक्त मधुर भंडारकर साहब आए, अब बोले कि हमारा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तुम इतने गीत कविता लिखते हो, जरा लिखो। तो मेरा पहला कहता है कि बहुत जमाने बाद ऊपर वाला मुंबई बहुत परीक्षा लेती है, तो पहली एक बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें मेरा गाना गीतकार संजीव कुमार पांडे, उसके संगीतकार बीजू शाह जी के सहयोगी रोहित कुलकर्णी हैं, जो 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है, आने वाली 2 दिसंबर को। तो इस चैनल के माध्यम से मैं भंडारकर साहब, उनके सारे टीम जो भी फिल्म में काम करते हैं, राज बब्बर साहब का बेटा उसमें हीरो है, और मैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ और सारे आपके चैनल के माध्यम से बोलता कि मेरी फिल्म को देखें और उसे सुपर डुपर हिट करें। जी, लिखते हैं, कुछ अपनी गज़ल सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, मेरे बड़े भाई लिखते थे, उनके प्रेरणा से मैंने लिखा, उनके कुछ शब्दों को मैंने डेवलप किया। एक गज़ल है बहुत था, जब भी आती है तेरी याद आधी रात के बाद, रात रुक जाती है खामोश सी उस याद के बाद, जब भी आती है तेरी याद आधी रात के बाद। ऐ मुकद्दर बता तू इस मोहब्बत को नाम क्या दें, जिसको साकी ने सताया है उसको जाम क्या दें। क्या बात है। ऐ मुकद्दर बता तू इस मोहब्बत को नाम क्या दें, जिसको साकी ने सताया है उसको जाम क्या दें। काप जाती है जुबां जी को जलाने के बाद, जब भी आती है तेरी याद आधी रात के बाद। क्या बात है जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आपने एक लंबा सफ़र तय किया है फिल्म क्षेत्र में, किन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब
मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मुझे मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं 31 जुलाई को रफ़ी साहब की मौत हुई थी। उस दिन मैं उपवास रहता हूँ और उनकी कब्र पे जा करके मैं नमन करता हूँ। उनका कब्र बिल्कुल सिंपल है, न कोई सब प्लास्टर लगा हुआ है, न कोई मार्बल, शायद वो कहे होंगे। तो उनको मैं अपना अन्नदाता मानता हूँ कि बचपन से मैं कुछ तो नहीं हूँ, मैं गायकी के एक धूल की धूल, एक जर्रा के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन जब रफ़ी साहब की बात हुई है तो उन्हीं के गाना आनंद बख्शी साहब लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जिन्होंने मुझे सहारा दिया मुंबई में, उनकी ही चंद लाइन सुनाता हूँ जो आप सभी के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं, रेखा जी आपके लिए, बिहार बिहान का जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जो मुझे सुने उनके लिए। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का नजराना तेरे लिए। इसका एक लाइन है, जी। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए, गुनगुनाए आप हमेशा, मुस्कुराए आप हमेशा, गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। जय रफ़ी साहब। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चूँकि आपने जिन्हें दिल में बसाया है, हाँ। जिन्हें आप अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी इतनी खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी, बहुत अच्छा लगा। हर इंसान की अपनी एक भविष्य की योजना होती है, भविष्य की एक प्लानिंग होती है। जानना चाहूँगी कि आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? गीतकार लिखना, क्योंकि मैं ऐसे परिवेश में पढ़ा लिखा जहाँ मुझे कोई तालीम नहीं दिया गया, और संगीत में पढ़ाई लिखा तो बाबूजी ग्रेजुएट करवाए। ग्रेजुएट करके बाद मैं बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा था, तभी तो इतना पेपरों में लिखा, लेकिन संगीत का ज्ञान मुझे नहीं था। लेकिन गायक तो मैं उतना नहीं, लेकिन लिखने में जो मेरी फिल्म आ रही है इसमें गाने बहुत हिट होंगे, पहले बताता हूँ। और मैं गीतकार ही बनूंगा। और कई अनीश बजमी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर, वो उनकी है, उनसे हमारी बातें चीत, बहुत बड़े बड़े। यश राज बहुत बड़ा बैनर है देश का नहीं वर्ल्ड का, उसमें हिच की एक फिल्म आई थी, उसमें मेरा बेटा सेकंड लीड है। तो मैं लिखने का ही काम करूँगा। एक फिल्म आई थी मल्लिका शेरावत, धर्मेंद्र जी, किस किस किस्मत, वो पूरा मैंने लिखा था डायलॉग। तो बहुत लिखने का ही काम कर सकता हूँ। गाने का तो बिहारी और हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय मुझे बुलाते हैं, गा लेता हूँ, लेकिन मुख्य पर्पस से मुझे गीतकार बनना और कहानीकार, जो मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसी से मुझे सफलता मिली है। घर दरवाजा, मुझे कलम, जो कलम देख रहे हैं, एक कलम का ही मुझे प्यार मिला है। जी, कुछ और नज़्म सुनाना चाहेंगे, कुछ और गीत सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिहार का ही कुछ गीत है तो सुना देता हूँ। एक तो एक आदमी मुझे बोला कि तुम बिहार का लिखते हो, लेकिन मुझे तुम्हें मुंबई ने सब कुछ दिया, तो मैं मुंबई के लिए लिखा था। CST की जय बोलो, चर्च गेट की जय। मुंबई के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस मुंबई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बिहार के कई बार कार्यक्रम बुलाया। CST की जय बोलो, चर्च गेट की जय, LTT की जय, मुंबई सेंट्रल की जय, बोलो मुंबई नगरिया की जय जय जय, बोलो मुंबई नगरिया की जय जय जय। मुंबई के लिए अनजान साहब, लिखाई के पान बनारस वाले, बहुत बड़े गीत लिखे। तो मैं मुंबई के लिए भी बहुत सारा गीत लिखा हूँ। बिहार का तो बहुत सुनाया, एक मुंबई के लिए सुनाया, और एक बिहार के लिए लिखा हूँ। जब मैं बिहार यहाँ आया, जी, आता हूँ तो बहुत बदला देखता हूँ। पहले महोत्सव वगैरह नहीं होता था, देखे होंगे, तो उस पर लिखा हूँ, हुआ खुशहाल अपना बिहार, चलो रे चले मिलके मनाए त्योहार, चलो रे चले मिलके मनाए त्योहार। हुआ खुशहाल अपना बिहार, ये त्योहारों में गाता हूँ। हुआ खुशहाल अपना बिहार, चलो रे चले मिलके मनाए त्योहार।
ऐसा। जी, हर इंसान की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का श्रेय होता है। यदि पारिवारिक सपोर्ट की बात की जाए तो क्या हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? माता पिताजी का आशीर्वाद और हमारे जो देख रहे हैं ये मेरे अन्नदाता, जिन्होंने मेरे स्टार बन में जीता और इतने बोर्ड्स दिए थे कि जज बोला कि तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे इतने लोग चाहते हैं। उस वक्त में हमारे गांव में है कि जब कोई मरते हैं तो बाल मुंडवाया जाता है। मेरे चेहरे इधर उधर, मेरी माँ मर गई थी। और तो ये अन्नदाता, ये जनता जनार्दन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिहार बिहान में आप जैसे बुलाई इस मंच पे, ये अन्नदाता जिनको मैं सत सत नमन, उनका ही, उन्होंने मुझे देखा, सराहा और मैसेज करते हैं। सोशल मीडिया से मैं कोसों दूर हूँ, मेरा कोई चैनल नहीं है, फिर भी लोग फ़ोन करके बुलाते हैं गाना फलाना जगह गाने, तो मैं जनता इनसे मैं इंस्पिरेशन। जी संजीव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी कि आप ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने गीतों के माध्यम से एक स्पष्ट और अच्छे कलाकार बनकर हमेशा लोगों के बीच में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम बिहार बिहान में शामिल होने के लिए आए। सभी आपके साथ साथ सभी को, बिहार बिहान के सारे दर्शकों को मैं संजीव कुमार पांडे सर चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष मुलाकात जो हम कर रहे थे संजीव कुमार पांडे जी से, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।